Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our third chapter for class 8 and chapter name is Glimpse of the Past. It means glimpse का मतलब होता है झलकियाँ, अतीत की झलकियाँ. तो हम लोग इसमें इस चैप्टर में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और कुछ लिखा हुआ भी है जो कि हमें हमारे अतीत की यानी कि हमें हमारे पास्ट के बारे में बताएंगे. बट बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of your country from 1757 to 1857. इट मीन्स इस चैप्टर में कुछ पिक्टोरियल यानी कि देशभक्ति ग्लिम्स यानी कि झलकियाँ दी हुई है. यानी कि कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं, कुछ ऐसी झलकियाँ हैं जो कि देशभक्ति से रिलेटेड हैं और वो 1757 से लेकर के 1857 तक की हिस्ट्री को बता रही हैं. यानी कि उन झलकियों में हमें हमारे देश की हिस्ट्री नज़र आ रही है 1757 से लेकर के 1857 तक की. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स यानी कि ये पिक्चर्स जो हैं और स्पीच बबल्स यानी कि जो छोटे बॉक्स में जो लिखा हुआ है विल हेल्प क्लियरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट led to the event known as the first war of इंडिपेंडेंस इन 1857. यानी कि जो पिक्चर्स इस चैप्टर में दी है और जो स्पीच बबल्स इस चैप्टर में दिए हैं वो हमें ये समझने में हेल्प करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस थी जिसकी वजह से 1857 का जो फर्स्ट वॉर हुआ था, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है, उस इवेंट को किस कंडीशंस ने लेड किया. यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जिससे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ और 1857 वाला जो रिवॉल्ट है उसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं यानी कि आज़ादी की पहली लड़ाई. लेट्स वी स्टार्ट. द फर्स्ट मैटियर्स. मैटियर्स मतलब शहीद. हम पढ़ रहे हैं एट अ फंक्शन इन दिल्ली. दिल्ली का एक फंक्शन है. हम देख रहे हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं एंड वन सिंगर जिनका नाम लता मंगेशकर हैं, वो सिंगिंग कर रही हैं. ओ माय कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मैटियर्स. इट मीन्स ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मैटियरम, जरा आँख में भर लो पानी, याद करो उन शहीदों का बलिदान. ऐसा उन्होंने कहा है. तो ये सॉन्ग उन्होंने गाया है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, याद करो कुर्बानी जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी है. तो मैटियर्स का मतलब होता है कि वो लोग जो कि अपनी जान दे देते हैं, हु डाइज फॉर देयर कंट्री सेक, यानी देश के लिए जो अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं या जो शहीद हो जाते हैं, जो मर जाते हैं. तो इस गाने का मतलब ये है कि ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो यहाँ पर सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? कुर्बानी. कि उन शहीदों की कुर्बानी याद करके अपनी आँखों में पानी भर लो. ऐसा एक दिल्ली में एक इवेंट चल रहा है. ठीक है, तो हमने इस पिक्चर में ये देखा. नाउ हम क्वेश्चंस देखते हैं. वेयर वॉज द पिक्चर टेकन फ्रॉम. ये पिक्चर कहाँ से ली गई है? तो दिस पिक्चर वॉज टेकन फ्रॉम अ फंक्शन इन दिल्ली. तो ये पिक्चर जो है वो दिल्ली के एक फंक्शन से ली गई है. हु इज सिंगिंग द सॉन्ग इन द पिक्चर. इस पिक्चर में गाना कौन गा रहा है? लता मंगेशकर. फॉर whom was the song sung? किसके लिए गाना गया है? द सॉन्ग वॉज संग इन द मेमोरी ऑफ मैटियर्स, यानी कि जो शहीद हैं उनकी याद में इस गाने को गाया गया है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स नेटिव्स. नेटिव्स जो कि पिक्चर्स में लिखा है उसका मतलब निकाल. पिक्चर के डिस्क्रिप्शन में से हमें ढूंढना है जिसका मतलब नेटिव्स होता है. तो इसका मीन्स है कंट्री मैन यानी कि देशवासी हो. नेटिव्स का मतलब होता है रहने वाला, किसी देश के रहने वाले को नेटिव्स कहते हैं. तो कंट्री मैन. लेट्स सी सेकंड, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी हिस्ट्री की 1757 से लेकर के 1849 तक का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है.
With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. हम ये सभी जानते हैं कि जो कंपनी है इंडिया में एज ए ट्रेडर बन के आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पर क्या बन गई, यहाँ के मालिक बन गए, यहाँ के रूलर बन गए। तो अपने सुपीरियर वीपन से, यानी कि अपने श्रेष्ठ हथियारों से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना पावर जो है वो एक्सटेंड कर चुकी थी या एक्सटेंड कर रही थी 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में आते हुए वो अब अपना क्या करने लगी थी, अपना पावर बढ़ाने लगी थी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो हमारे यहाँ के इंडियन प्रिंसेस थे या जो यहाँ के राजकुमार वगैरह थे वो दूरदृष्टि नहीं थे, यानी कि दूर की नहीं सोचते थे, वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि अल्प दृष्टि, यानी कि वो ज़्यादा दूर की नहीं सोच सकते थे। द अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। यहाँ एक राजा बहा है, वे एक नया है राजा बहा। अपस्टार्ट का मतलब होता है कि कोई नया राजा जिसका नाम राजा बहा है वो इंग्लिश मर्चेंट को बुलाता है। इंग्लिश मर्चेंट यानी कि इंग्लिश व्यापारी को बुलाता है। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। वो कहता है कि वो मेरी हेल्प करेंगे, यानी कि इंग्लिश मर्चेंट यानी कि अंग्रेज लोग मेरी मदद करेंगे दूसरे राजाओं को डिफीट करने में। हम सभी ही जानते हैं कि जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में बिजी थे और वो ये नहीं समझ में आए कि जो ब्रिटिशर्स एज ए ट्रेडर इंडिया में आए हैं वो हमारे इनेमी हैं। द पीपल हैड नो स्पेस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। तो उन्होंने अंग्रेज व्यापारियों को बुलाया और वे चाहते थे कि वो उसे हरा देंगे। ऐसी लगातार, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार लड़ाइयों के कारण लोगों को शांति नहीं थी। तो लगातार जो कॉमन लोग थे उनमें शांति नहीं थी, राजा लोगों में भी शांति नहीं थी, क्योंकि वो कंटिन्यूस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में क्या रहते थे, बिजी रहते थे। द राइवरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन प्रतिद्वंदियों ने, ये जो राइवरीज थे, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनीज। राइवरीज का मतलब होता है जो एक दूसरे से लड़ने में बिजी रहते हैं। तो ये राइवरीज कौन थे, जो लोकल रूलर्स थे, जो एक दूसरे के क्या थे, कॉम्पिटिटर थे। तो राइवरीज का मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिटर। और इंडिया में जो लोकल रूलर्स थे वो कॉम्पिटिटर थे और अपना किंगडम एक्सपेंड करना चाहते थे। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एक एक करके इंडियन प्रिंसेस को, इंडियन राजकुमारों को अपने आसीन कर लिया, यानी कि अपने अंदर या अपने कंट्रोल में कर लिया। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। लेकिन ऐसा ही एक राजकुमार था, ऐसा ही एक राजा था टीपू सुल्तान। वो फार सीइंग था, यानी कि दूरदर्शी था। एंड ही कुड रिकॉग्नाइज दैट ब्रिटिशर्स वर आर एनिमी, कि ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन हैं। ये बात उसको समझ में आ चुकी थी। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, यानी कि लड़ते लड़ते जब तक वो मर नहीं गया वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ता गया, क्योंकि वो पहचान चुका था ब्रिटिशर्स हमारे दोस्त नहीं दुश्मन हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान। तो इन सीन से हमने क्या जाना कि ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर बनकर आए थे, बट आपसी यानी कि म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए इसका फ़ायदा उठाया। लोकल रूलर्स ने इनकी हेल्प ली, बट इन लोगों ने उनको चीट किया और वन बाय वन इंडियन प्रिंसली स्टेट को अपने कब्जे में करते गए और अपना किंगडम एक्सपेंड करते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाट थिंग्स वर हेल्पफुल टू ब्रिटिश कंपनी इन एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन इंडिया। ऐसी कौन सी सिचुएशन या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी की हेल्प करी उनका पावर एक्सटेंड करने में। एक्सटेंड का मतलब होता है उनका पावर बढ़ाने में।
तो उनका पावर बढ़ाने में उनके सुपीरियर वीपन्स ने उनकी हेल्प करी थी। विथ इट्स सुपीरियर वीपन्स, यानी कि अपने सुपीरियर वीपन्स की हेल्प से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर को बढ़ाया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ इंडियन प्रिंसेस वर देयर इन 18th सेंचुरी? शॉर्ट साइटेड। किस तरीके के थे इंडियन प्रिंसेस 18th सेंचुरी में? शॉर्ट साइटेड। हु वॉज द टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ मैसूर। डिड ही एक्सेप्टेड the British English power over himself? No, he did not accept the English power over him. Find the word from the pictorial description which means victories. हम लोगों को pictorial description से ये मतलब निकालना है कि victories का क्या मीनिंग होता है। तो victories का मीनिंग हमें बताना है conquests। तो victories का मीनिंग क्या है? conquests। और यहाँ पर conquests कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमें पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कॉन्क्वेस्ट कहाँ है। कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? विक्ट्रियस। ओके, तो हम लोगों ने 2 ग्लिम्स तो कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट 3rd और 4th ग्लिम्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।